स्वागत है आपका अपनी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम गैमेटोजेनेसिस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमने देखेंगे हम इसके अंदर कि किस प्रकार शुक्राणु कायांतरण अर्थात स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा था। इसके बाद जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लास्ट स्टेप्स में हमने देखा कि किस प्रकार एक शुक्राणु पूर्वी जो कि गोलाकार अचल होती है वो एक चल नर युग्मक शुक्राणु में कायांतरित होती है। उस पूरी प्रक्रिया को ही हम शुक्राणु कायांतरण कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो परिभाषा हम देंगे, हम पढ़ रहे हैं शुक्राणु कायांतरण स्पर्मियोजेनेसिस, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और यहाँ पर जो मुख्य जो प्रोसेस है जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछी जाती है, मुख्य प्रोसेस क्या पूछी जाती है? एक्रोसोम का निर्माण अर्थात फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम की एक्रोसोम का निर्माण किस प्रकार होता है, जिसमें हम ये वाला डायग्राम बना के बताते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार शुक्राणु का जब कायांतरण होता है तो उस कायांतरण के अंदर एक्रोसोम का निर्माण किस प्रकार होता है। तो ये दोनों चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, तो देखते रहिए लगातार। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब परिभाषा डेफिनेशन की बात आती है तो हम जानते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में जो स्पर्मेटिड बने थे, स्पर्मेटिड कैसे थे? अचल थे, गोलाकार थे, अक्रिय थे, अविभेदित शुक्राणु पूर्वी अर्थात अचल गोलाकार अक्रिय अविभेदित शुक्राणु पूर्वी दैट इज स्पर्मेटिड का चल तर्कोरूपी पूंछ युक्त सक्रिय अर्थात एक्टिव स्पर्म्स में बदलना ही क्या कहलाता है? शुक्राणु कायांतरण कहलाता है। तो मोटे रूप से हम इस जो रेखा है इसके माध्यम से हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं। और इस क्रिया में क्या हो रहा है वास्तव में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए आकारिकी, उपापचयी व क्रियात्मक विभेदन होता है। अर्थात जो शुक्राणु पूर्वी है उसमें वास्तव में यहाँ पर आकार की दृष्टि से अर्थात वो जो है गोलाकार से अंडाकार से क्या हो जाती है? तर्कोरूपी हो जाती है, धागे जैसी फॉर्म में आ जाती है। साथ ही साथ उपापचयी क्रियाएं अर्थात उसमें मेटाबॉलिक जो है चेंजेज आते हैं, अर्थात उसका जो जीव द्रव है वो सिकुड़ जाता है, वो जो है बाहर निकाल दिया जाता है और कंप्रेस हो जाता है, केंद्रक कंप्रेस हो जाता है। उसकी आकृति जो है अंडाकार से आप देख रहे हैं जो है चम्मचाकार हो जाती है मानव के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो क्रियात्मक जो विभेदन है अर्थात फंक्शनल जो डिफरेंशिएशन जो आते हैं वो है कि वो अचल से और अक्रिय से क्या हो जाती है? सचल यानी गतिशील और एक्टिव हो जाती है। तो वास्तव में ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इन्हीं को हम शुक्राणु कायांतरण के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुक्राणु कायांतरण की जो प्रक्रिया है वो वास्तव में उसमें क्या होता है? तो जो गोलाकार जो स्पर्मेटिड है यानी शुक्राणु पूर्वी है उसमें सबसे पहले क्या होगा कि जो शुक्राणु का जो सिर है उसका निर्माण होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीवा भाग का निर्माण होता है और उसके बाद मध्य खंड और पूंछ का निर्माण। तो इस प्रकार ये 4 स्टेप्स के अंदर हम बताएंगे कि शुक्राणु का जो कायांतरण है अर्थात स्पर्मियोजेनेसिस किस प्रकार हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप सिर का निर्माण, जो स्पर्म्स के जो सिर का निर्माण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसमें 2 भाग होते हैं, केंद्रक और एक्रोसोम। ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि शुक्राणु का एक्रोसोम कितने भागों से बना है। तो ध्यान रखना 2 भाग हैं, उसमें केंद्रक है और एक्रोसोम। क्योंकि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, स्पर्म्स की जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें अलग वीडियो बनाएंगे। तो 3 भाग हैं, शीर्ष है, मध्य है और पूंछ है। शीर्ष जो है वास्तव में जो इसका शीर्ष जिसे हम हेड कह रहे हैं वो 2 चीजों से बना है, केंद्रक और एक्रोसोम। केंद्रक और एक्रोसोम अर्थात न्यूक्लियस और एक्रोसोम से मिलकर बनता है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं? जो शुक्राणु पूर्वी का जो न्यूक्लियस था वो उसमें सभी जो है
पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, अर्थात उनको जो है बाहर त्याग दिया जाता है। केवल डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और लेस साइटोप्लाज्म अर्थात जो कोशिका द्रव है वो भी बहुत कम रह जाता है, और जो है इसके अंदर जो इसकी शेप है वो चेंज होने लगती है। तो शेप जो है इसकी चेंज होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शुक्राणु का जो आकार है वो केंद्रक के आकार पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, ये जो केंद्रक का आकार शुक्राणु पूर्वी के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये शुक्राणु पूर्वी के अंदर हम बता रहे हैं कि उसका केंद्रक किस प्रकार चेंज हो रहा है और उसके अंदर जो गोल्जी काय है वो किस प्रकार एक्रोसोम का निर्माण करेगी। तो यहाँ केंद्रक के अंदर जो चेंजेज होंगे, हमने कहा केंद्रक का आकार चेंज होगा और उसी पर निर्भर करेगा शुक्राणु का आकार। तो यहाँ पर शुक्राणु के आकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मानव व सांड के अंदर चम्मचाकार और चपटा होता है, जो कि पार्श्व में चपटा है, आप देख रहे हैं चम्मचाकार हो जाता है, अर्थात स्पून से जो है स्पर्म्स की स्ट्रक्चर होती है, आकृति होती है। अगर हम चूहे और मेंढक की बात करें तो उसमें कटार रूपी होता है, चिड़ियाओं में सर्पिलाकार होता है। तो इस प्रकार विभिन्न एनिमल्स के अंदर जो केंद्रक की आकृति है उसी के अनुसार जो है स्पर्म्स की आकृति डिपेंड करेगी, निर्भर करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण जो है, जिसको हम शुक्राणुधर भी कहते हैं, एक्रोसोम का निर्माण जो है वो गोल्जी काय से होता है। कई बार न्यूज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्रोसोम्स का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। गोल्जी काय जो होती है, वास्तव में हम देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो गोल्जी काय है, गोल्जी काय बहुत सारी जो गोल्जी काय की छोटी छोटी कुटिकाएं हैं वो एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं और वहां बीच में एक रिक्तिका होती है। एक रिक्तिका है, उसके चारों ओर आप देख रहे हैं ये संकेंद्रीय अर्थात कॉन्सेंट्रिक रूप से ये इकट्ठी हो जाती हैं और केंद्रक के ऊपर की ओर यानी शीर्ष भाग पर ये धीरे धीरे जो है ये जो गोल्जी काय की जो रिक्तिका है बीच में, ये प्रो एक्रोसोमल कण के रूप में यानी प्रो एक्रोसोमल कण बनाती है और इस प्रो एक्रोसोमल कण के चारों ओर ये जो कुटिकाएं हैं वो इसके अंदर यानी इसमें समाहित होती जाती हैं, समेकित होती जाती हैं और इस प्रकार इनके जुड़ने से ये प्रो एक्रोसोमल कणिका या प्रो एक्रोसोमल जो कण है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और आप देख रहे हैं बड़े होते होते ये काफी बड़ा होकर एक विशेष प्रकार की टोपी नुमा स्ट्रक्चर बनाता है और ये एक्रोसोमल आसिय अर्थात एक्रोसोमल वेसिकल बनाता है। इसमें सभी जो गोल्जी काय की छोटी छोटी कुटिकाएं थी वो सब इसमें समाहित होकर एक बड़ी टोपी नुमा इस प्रकार आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बनाती है, जो शीर्ष को यानी जो केंद्रक का जो शीर्ष भाग है ये न्यूक्लियस है, इसका जो शीर्ष भाग है इसको कैप के अनुसार इस प्रकार ढक लेती है, इस प्रकार ढक लेती है। तो ये कहलाता है एक्रोसोम, जो कि शुक्राणुधर कहलाता है। और एक्रोसोम के अंदर ध्यान रखना, चूंकि गोल्जी काय से बन रहा है, गोल्जी काय के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, किण्वक होते हैं, फर्मेंटर होते हैं, ये अपघटन का काम करते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो अपघटन का काम करते हैं। और मानव के अंदर ध्यान रखना, मानव में हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है और ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम के अंदर हाइलुरोनिक अम्ल होता है। हाइलुरोनिक अम्ल अंडाणु भेदन का काम करता है। जब अंडाणु भेदन का कार्य होगा स्पर्म्स के द्वारा तो भेदन करेगा एक्रोसोम और एक्रोसोम में ये हाइलुरोनिक अम्ल जो है अंडाणु की जो बाहर का कोरोना रेडिएटा आवरण होता है उसको पेनिट्रेट करता है और स्पर्म्स को उसमें एंट्री दिलाता है। यदि ये यानी यूं कह सकते हैं मोटे रूप से कि ये अंडाणु के खोल को गलाने का काम करता है, उसको अपघटन करके और उसको गला देता है। ये हर एक जो प्रजाति है अर्थात प्रत्येक इस जाति के अंदर अलग प्रकार का होता है और इसीलिए ये जाति विशिष्ट होने के कारण एक विशेष जाति का स्पर्म्स उस विशेष जाति के अंडाणु को ही फर्टिलाइज करने की क्षमता रखता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो निर्माण होता है कायांतरण में वो है ग्रीवा का निर्माण। तो स्पर्म्स की जो ग्रीवा है जिसको हम गर्दन कह रहे हैं यानी जो इसकी कॉलर है वो बनती है तारक काय से। ध्यान रखना, जो तारक काय थे, जो शुक्राणु पूर्वी के अंदर तारक काय थे, तारक काय जो है वो डिवाइड हो जाता है दो तारक केंद्रों में।
जिनको हम सेंट्रियोल कहते हैं। एक समीपस्थ सेंट्रियोल होता है, एक दूरस्थ सेंट्रियोल होता है। दोनों समकोण पर जो है विभाजित होकर समीपस्थ सेंट्रियोल इसकी जो है केंद्रक के पीछे की ओर एक गड्ढा बनाता है, जिसके अंदर समाहित रहता है। आप देख रहे हैं ये केविटी के अंदर है, ये समीपस्थ अर्थात जिसको हम कह रहे हैं जो समीपस्थ तारक केंद्र है, उसका काम होता है अंडाणु को विभेदन के लिए प्रेरित करना। क्योंकि निषेचन के बाद जैसे ही ये स्पर्म प्रवेश करता है अंडाणु में, तो ये जो समीपस्थ तारक केंद्र है ये विदलन को प्रेरित करता है, जो कि परिवर्धन की नेक्स्ट जो है प्रोसेस है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। दूरस्थ तारक केंद्र जो होता है डिस्टल, जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं, ये जो है ये शुक्राणु की पूंछ का अक्षीय तंतु बनाता है, जो कि एक कशाभिका के समान होता है। आप ये देख रहे हैं यहाँ से दूरस्थ सेंट्रियोल अक्षीय तंतु अर्थात जो है एक्सियल फिलामेंट बनाता है, और ये एक्सियल फिलामेंट जो है शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है, शुक्राणु की पूंछ बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट मध्यखंड का निर्माण होता है, और मध्यखंड जो है उसमें अभी देख रहे हैं हम कि ये जो है सभी प्रकार के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो शुक्राणु पूर्वी में सभी माइटोकॉन्ड्रिया थे, वो क्या करते हैं इस अक्षीय तंतु के चारों ओर एक सर्पिलाकार आच्छाद्य बनाते हैं, एक शीत बनाते हैं, और इस शीत को मानव में नेबन कर्ण कहते हैं। ध्यान रखना, इस शीत को मानव में नेबन कर्ण कहते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चंस नीट एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नेबन कर्ण जो कि सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रियल आच्छाद्य होता है, मध्यखंड बनाता है, और ये जो है इसको एक प्रकार से ऊर्जा प्रदान करता है। जिस प्रकार नाव में इंजन होता है उसकी तरह ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है पूंछ का निर्माण। तो इसकी जो पूंछ का निर्माण है वो अक्षीय तंतु से होता है। अक्षीय तंतु दूरस्थ तारक केंद्र से बनता है। इसके बाद ध्यान रखना कि यहाँ पर जो पूंछ के चारों ओर है जीव द्रव और प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, कुछ दूरी तक होता है जो कि मध्यखंड का हिस्सा होता है, और यहाँ की जो प्लाज्मा झिल्ली और जीव द्रव है वो त्याग दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं, और ये एक पतली जो है बहुत सूक्ष्म धागे नुमा तंतु होता है जो इसकी गति को नियंत्रित करता है और चलने में मदद करता है। इसके अलावा ध्यान रखना शुक्राणु की जो जीवन अवधि है, शुक्राणु की जीवन अवधि यदि मान लीजिए जो टेम्परेचर अनुकूल नहीं हो और अगर भोजन की उपलब्धता नहीं हो तो स्पर्म्स जो है लगभग 55 से 60 मिनट ही जीवित रह पाता है। लेकिन अगर हम इसे लंबे समय